हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 घटना चक्र। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहेगा, क्योंकि इसके पहले प्रैक्टिस सेट 7 तक हमने करवाया भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस अनुसूचित जनजाति महिला सिपाही भर्ती परीक्षा 4/10/2020 में पूछे गए प्रश्न। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद दिया गया है ऑप्शन नंबर ए बी प्लस आकुल। यह यन स्वर संधि है। कौन सा स्वर संधि है? तो ये यन स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए। बसो मोरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बसो मोरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है मीराबाई के द्वारा। मीराबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। मीरा की भक्ति माधुर्य भक्ति दाम्पत्य भाव की है। इन्होंने कृष्ण की आराधना पति प्रियतम के रूप में की है। नेक्स्ट है, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? यह है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। काल तुमसे होड़ है मेरी कविता के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, चूका भी नहीं हूँ मैं। चूका भी नहीं हूँ मैं। पूरा डिटेल देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहेगी। बात बोलेगी सुकून की तलाश इतने पास अपने आदि सब किसका है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है। बात बोलेगी सुकून की तलाश इतने पास अपने चूका भी नहीं हूँ मैं, यह सब किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है। शमशेर को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। दूसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। बिहार पुलिस को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई रहता है, इसलिए थोड़ा अच्छे ढंग से तैयारी करिएगा। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। वाक्य का सही रूपांतरण क्या होगा? ट्रांसलेशन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। आप लोग इंग्लिश को खुद से देखने का प्रयास करेंगे। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरा का सही अर्थ है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, इसका मुहावरा हो जाएगा बीड़ा उठाना या फिर दृढ़ निश्चय करना। बीड़ा उठाना या फिर दृढ़ निश्चय करना, किसी कार्य करने का संकल्प करना मुहावरा का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ा उठाना और दृढ़ निश्चय करना लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करता है। श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुभारंभ करना। श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुभारंभ करना। हाथ के तोते उड़ना, स्तब्ध रहना। रंग लाना, प्रभाव उत्पन्न करना। रंग बदलना, परिवर्तन होना। हथियार डाल देना, हार मान लेना। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बहुत को जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो जो बहुत को जानता हो उसे कहते हैं बहुज्ञ। क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। जो बहुत को जानता हो वाक्यांश के उपयोग शब्द क्या है? तो बहुज्ञ है। जिसने बहुत कुछ देखा हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बहुदर्शी हो जाएगा। बहुत कुछ देखा उसके लिए बहुदर्शी। अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो बहुरूपिया। अनेक प्रकार का रूप धारण कर ले उसे क्या कहते हैं? बहुरूपिया कहते हैं। अनेक विषय का ज्ञान सुनने एवं उसका स्मरण रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो बहुश्रुत है। बहुश्रुत है। ध्यान रखेंगे। अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो बहुरूपिया कहा जाता है। जो बहुत को जानता है उसे बहुज्ञ कहा जाता है। और अनेक प्रकार के रूप धारण को उसे बहुरूपिया। अनेक विषय का ज्ञान जानता है उसे क्या कहते हैं? तो स्मरण रखने वाला को कहा जाता है बहुश्रुत। बहुश्रुत। मेरे पापा बहुरूपिया कहा करते थे। ध्यान रखेंगे, बहुरूपिया याद आता है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो यह है दुर्लभ। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो दुर्लभ है। ऑप्शन नंबर सी। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है वाक्यांश के लिए सही उपयुक्त शब्द हो जाएगा दुर्गम। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है वह दुर्गम कहलाता है। जो काम कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है। जो काम कठिन हो उसके लिए दुष्कर शब्द का प्रयोग। जो सरलता से प्राप्त न हो, जो सरलता से प्राप्त न हो उसे क्या कहते हैं? दुष्प्रांत कहते हैं। दुष्प्राप्त कहते हैं। ध्यान रखेंगे। ए बैंड इन द रिवर। ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ते हैं V.S. नायपाल। V.S. नायपाल। ए बैंड इन द रिवर नोबेल पुरस्कार विजेता V.S. नायपाल द्वारा रचित उपन्यास है। एक व्यापारी सलीम की कहानी है। इस उपन्यास की विश्व स्तर पर प्रशंसा हुई थी। लपटी बहु पराग पट सनी श्वेत मकरंद। लपटी बहु पराग पट सनी श्वेत मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? जो लोग हिंदी जानते होंगे उसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक प्रदत्व। इसमें हिंदी की संख्या थोड़ा ज़्यादा रह रही है और थोड़ा हिंदी टफ पूछा जाता है कहानी से, रचनाकार से, कविता से, इसलिए इसे ध्यान रखा करेंगे।
प्रस्तुत पंक्ति बिहारी सतसई से उद्धत है। इस पंक्ति में अधिक पदत्व काव्यदोष है। जहाँ पर आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग हो वह अधिक पदत्व दोष होता है। संदर्भित पंक्ति में बहुप पद अधिक है। पराग तो बहुप पुष्प का ही होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी जो समझ में आ रहा है वो लोग देख सकते हैं। बिहार पुलिस को जो तैयारी करते होंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चूज द वन विच इज अपोजिट टू द राइट मीनिंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चूज द वन विच इज अपोजिट टू द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंटीग्रेशन का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंग्लिश क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार में 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? यह हुई थी देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुई थी, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कुंवर सिंह ने किया था। पटना से अगर पूछा जाए तो पीर अली ने किया था। पीर अली जो कि पुस्तक विक्रेता थे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क नाटक के लेखक कौन थे? तो कोणार्क नाटक के लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। इनकी अन्य रचनाएं हैं भोर का तारा और पहला राजा। भोर का तारा और पहला राजा। कालाशोक कौन से वंश का शासक था? कालाशोक जो था यह शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। इसी के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन फैजल अली आयोग के सिफारिश पर कौन सी भाषा? तो यह तेलुगु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश ही है, फैजल अली आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट है उसी के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यहीं पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के एकीकरण के कारण भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? वित्तीय वर्ष पता ही है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। रिजर्व बैंक के मुख्यालय मुंबई में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। वही पुनर्गठन 1 जनवरी 1949 को की गई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका पुनर्गठन किया गया था। इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? ते हैं रीति मुक्त के। रीति काल में 3 काव्यधारा प्रचलित थी, रीतिवध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। घनानंद हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर, घनानंद का है प्रेम के पीर के कवि के रूप में स्थापित हैं। इनके सुछंदों को उपमा दी गई है। घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभ है। एक बार फिर से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है उसे कहते हैं एकाधिकार। उसे क्या कहते हैं? एकाधिकार। एकाधिकार बाजार की निम्न विशेषताएं होती हैं। एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता होना। वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती है। पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है संयुक्त मांग। क्या कहा जाता है? संयुक्त मांग कहा जाता है, संयुक्त मांग कहा जाता है। संयुक्त मांग किन्हीं ऐसी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं अथवा सेवाओं के संबंध को बताती है जो एक साथ मांगी जाती है। जैसे पेन तथा स्याही, चाय तथा चीनी की मांग संयुक्त मांग कहलाएगा। नेक्स्ट है, शंकराचार्य के 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? 4 मठ, जो कि एक बद्रीनाथ उत्तराखंड में है पूर्व में, और उत्तर में, दक्षिण में श्रृंगेरी में है, पूर्व में कहा है तो उड़ीसा पुरी में है, और पश्चिम की बात की जाए तो यह कहाँ है? तो द्वारिका गुजरात में है। द्वारिका गुजरात में है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। सनातन धर्म देखिए दिया गया यहाँ पे, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, पुरी ओडिशा, द्वारका मठ गुजरात, श्रृंगेरी कर्नाटक। श्रृंगेरी मंदिर को दान किसने दिया था? तो यह टीपू सुल्तान ने दिया था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून
1757 को 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, तो छल किया गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसने कहा था? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा की क्रय की शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य है यह है मालदीव। मालदीव है। वर्तमान में 2022 में सार्क के कुल कितने सदस्य हैं? तो 8 हैं। कौन कौन हैं याद करेंगे? मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार फिर से गौर करिएगा, माइंड में मैप को दोहराइएगा। बात की जाए, ये हमारा भारत है, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गए होंगे। एक बार फिर से देखना चाहें तो देख लीजिए। ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। यहाँ पे श्रीलंका और नीचे है क्या? मालदीव। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत। यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही आठों के आठों क्या हैं? सार्क के सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह काठमांडू जो कि नेपाल में है। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। 1985 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। टोटल सदस्य कितने हैं? तो 8 हैं। स्थापना 1985 में की गई थी। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? इसे मौसमी मंडल भी कहा जाता है, बताइएगा। इसकी ऊंचाई होती है औसतन 8 से 15 किलोमीटर। 8 से 15 किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसमी घटनाएं कहाँ देखने को मिलती है? तो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। पृथ्वी से सबसे नजदीक का जो मंडल है यह क्षोभ मंडल ही है। 5 मंडल हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राजील में। कहवा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ब्राजील में ही होता है। जबकि भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा स्थान है। भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो होता है उत्तर प्रदेश में। जबकि चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यह महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त। आंकड़े जो है जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसे आप लोग करेंट के हिसाब से याद रखा करिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासन बना था। घटोत्कच के बाद शासन कौन बना था? तो बना था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने राजा रानी प्रकार का सिक्का चालू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद इसका बेटा, चंद्रगुप्त के बाद इसका बेटा समुद्रगुप्त शासक बनता है, जिसको अपने आप को लक्ष्मी दोहित्र कहा था। उसके बाद कौन बना था? तो रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का नाम था देवी। देवी ने अपने पति की हत्या करवा के अपने देवर के साथ विवाह कर लिया था। देवर का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, निगेटिव चीज़ों पर गौर ना करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय शासन बनता है। ध्यान रखेंगे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब शासक बनते रहते हैं। ध्यान रखिएगा क्रमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्तों का कुषाण का सामंत माना जाता है। कुषाण का सामंत माना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस। मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो यह सभी है। वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निहित मूल्य होना चाहिए, साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है बनाना। क्या है? बनाना है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ बनाना होता है, अर्थात पूंजी, श्रम, कच्चा सामान और तकनीक अथवा मशीन की सहायता से किसी वस्तु को बनाना ही उत्पादन कहलाता है। गौर करते चलेंगे। नेक्स्ट है उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन हो जाएगा श्रम हो जाएगा। श्रम, कारखाना और पूंजी में उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो श्रम है। मुख्य रूप से भूमि एवं श्रम उत्पादन के 2 साधन होते हैं। नेक्स्ट है सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है।
सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, यह हो जाएगा समानांतर माध्य। समानांतर माध्य ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल किसे से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है लीटर में। देख रहे हैं ना, अनुसूचित जनजाति, महिला, खास करके लेडीज का यह प्रश्न है, कितना थोड़ा इजी दिया गया है। और सभी एग्जाम से लेडीज़ का जो एग्जाम लिया जाता है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के बारे में एक बार मैं देख बताती हूँ। ये अनुसूचित जनजाति का लिया गया एग्जाम है 4/10/2022 को, 4/10/2020 को लिया गया एग्जाम है। लेवल थोड़ा और सबके तुलना में डाउन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो यह है चीन है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है, असम में। जबकि भारत का स्थान चाय के उत्पादन में कितना है? तो यह दूसरा है। उत्पादन में भी है, खपत में भी पहला स्थान है। खपत बहुत ज़्यादा भारतीय लोग करते हैं। कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक भारत में कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। यह तत्कालीन मल गणराज्य की राजधानी थी। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद्र को दिया था। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। घर को त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। पोखरन क्या है? तो राजस्थान का एक नगर है। राजस्थान का एक नगर है जहां पर 1974 ईस्वी में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसे परीक्षण किया गया था। गोवा में पहला विदेशी शासन किसका था? गोवा में पहला विदेशी शासन किसका था? तो यह था पुर्तगालियों का। सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली ही आया था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। जबकि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने जिसका संबंध किससे सबसे अच्छा था? तो यह था कृष्णदेवराय से। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से आदिल शाह से गोवा को छीन लिया गया और बाद में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की औपचारिक राजधानी बना दिया था। 1930-31 में ही गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की औपचारिक राजधानी किसने बना दिया था? नीनो डी कुन्हा। कब बनाया था? तो 1530-31 में, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 1530-31 में ही नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की औपचारिक राजधानी बना दिया था। लेकिन अधिकार कब हो गया था? तो 1510 में ही अल्बुकर्क के समय। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 75 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? यह लाया था अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, जो कि पुर्तगाली ही था। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है। बिल्कुल, जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है। मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं। पूंजी का अवमूल्यन हो जाता है, जो कि गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाते हैं, यहाँ पे दिया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। CSO के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो NNP = GNP - मूल्यह्रास। NNP = GNP - मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? पूर्णतः पूछा जा रहा है, ना कि अंगीकृत पूछा जा रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अधिकृत अधिनियमित पूछ दिया जाए तो यह लागू हुआ था 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था, अंगीकृत किया गया था। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जबकि संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। वही लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है।
ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। वही लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन सभी कालों में पत्थर के औजार सर्वप्रमुख पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। बताइए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। पहिए की खोज हुई थी नवपाषाण काल में। खेती प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? कैलिको। क्या कहलाते थे? कैलिको कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी, कैलिको कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका ध्यान रखेंगे। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? पता ही है, सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद अपना बुध शुक्र, उसके बाद अपना पृथ्वी, उसके बाद मंगल। मंगल के बाद हो जाएगा जोबियन ग्रह, बाह्य ग्रह जिसे कहते हैं, यह हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्रमबद्ध याद रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी के एक उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। मंगल के फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं, जो कि किसके हैं? तो मंगल के हैं, 2 हैं। सर्वाधिक जो उपग्रह हैं यह बृहस्पति के हैं। पहले शनि का हो चुका था, लेकिन फिर से बृहस्पति का हो चुका है। 92 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि किसका है? तो बृहस्पति का ही है। उसके बाद शनि के भी उपग्रह हैं, जैसे कि टाइटेनिया, फिर अरुण और वरुण। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? क्या है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश से किया गया है। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यह आती है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को कुल 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। इसमें द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। अतः कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किसमें आ जाएगा? तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। कृषि से संबंधित जो आएगा यह प्रथम सेक्टर में आ जाएगा। वही सेवा जो आ जाएगा, सेवा यह तृतीय सेक्टर में आएगा। ध्यान रखेंगे, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो यह गंधार कला। यह प्रसिद्ध हुई थी कुषाण काल के समय। कुषाण काल खास करके कनिष्क के समय में यह विख्यात हुई थी। इसमें बुद्ध की जो मूर्ति है यह खड़ी रूप से है। बुद्ध की मूर्ति जो है यह खड़ी रूप से है, जबकि मथुरा जो शैली है उसमें बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है वह बैठी हुई मुद्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया था? तय कर दिया था नागरिक अधिकार अधिनियम। नागरिक अधिकार अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, बिहार दरोगा में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को ग्रहण किया गया है। ध्यान रखेंगे, भाग 3 में इसकी चर्चा है, बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि कहलाती है। यह कहलाती है पेलिनडामा संधि। पेलिनडामा संधि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि पेलिनडामा संधि कहलाती है, जो वर्ष 2009 से प्रभावी है। पेलिनडामा संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे और जुलाई 2009 को प्रभावी में आई। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह बिल्कुल इजी, म्यांमार। म्यांमार ऑप्शन नंबर ए। भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार का पूरा नाम बर्मा है। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था 1936 में। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह किया था जोहानसन। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन डीएनए की कार्यात्मक इकाई है, जिसे आनुवंशिकता की भी इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? जीरोथर्मिया या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो यह हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन बी का हो जाएगा थायमिन।
विटामिन, मैं सही अगर बोल रही हूँ ना, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, हाँ सही भी मैं बोल रही हूँ। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं बोलना स्टार्ट कर दी। विटामिन डी विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का हो जाएगा विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल। और विटामिन के फिलोक्यूनॉन। विटामिन ए की कमी से वही दिया गया है, सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। कहाँ पाया जाता है? गाजर में, मछली साग सब्जी सभी में पाए जाते हैं, लेकिन गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। भाई विटामिन सी पूछा जाए तो आंवला में सर्वाधिक पाया जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। वही इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? या थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? क्या की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने की थी। जबकि इसका व्याख्या किसने किया था? तो रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन अगर ऑप्शन में ना रहे तब आप लोग रदरफोर्ड को टिक कर सकते हैं। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने, यहाँ पे दिया गया, न्यूट्रॉन परमाणु का एक अस्थायी मूलकण है जो प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। यह उदासीन प्रकृति का होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को, नाभिक की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बताइएगा। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो यह आंतरिक ऊर्जा में, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? हीलियम और हाइड्रोजन। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए और सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम के साथ साथ गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भी भरी जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है अमीटर का। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने का। मुझे देखते होंगे मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसे ज़रूरत होगा वो खुद ब खुद सब्सक्राइब कर लेगा। उसे कितना भी मैं बोलूँ, कितना भी जीत कर मैं आप लोग से करूँ, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग को जब जरूरत लगेगा कि नहीं मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तभी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए आप लोग देखते होंगे मैं ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ। एक बार मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करती हूँ। आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं इच्छा होगी तो मैं कितना भी जिद करती रहूँगी, आप लोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये हमारी सोच है। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी इकाई कितना होता है? तो क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर होता है। मैं भी क्लास करती हूँ, मैं प्रॉब्लम समझ सकती हूँ आप लोग को। अगर मैं भी क्लास पहले करती थी, मेरे पास कोई बुक नहीं होते थे और मैं ऑनलाइन क्लास करती थी, तो बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलता था, तो मुझे खुद डिस्टर्ब हो जाता था और मैं वो वीडियो छोड़ करके आगे निकल जाती थी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग को भी इस तरह का प्रॉब्लम से सामना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग का टाइम वेस्ट कर दी, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। सिंगल बॉन्ड COOH में कार्यात्मक ग्रुप है, यह हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऐसे कार्यात्मक समूह जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH विद्यमान हो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, जैसे कि एस्टिक अम्ल CH3COOH। नेक्स्ट है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही देखते होंगे, वोट जब देते होंगे तो ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का थोड़ा सा नाखून पर लगा दिया जाता है। वो आखिर क्या होता है? जो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। सिल्वर नाइट्रेट युक्त क्या होता है? तो यह केमिकल होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वॉट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वॉट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वॉट होता है। इसका एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है, हॉर्स पावर भी होता है। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। इनमें से तरल तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा पारा जो है धातु है और यह द्रव रूप में रहता है। एकमात्र ऐसे धातु है जो कि द्रव रूप में रहता है। वही अधातु की बात की जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु में ब्रोमीन जो कि द्रव अवस्था में रहता है। मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? वैसा मतलब चैम्बर, कोष्ठ कितने पाए जाते हैं? तो 4। दायां आलिद, बायां नीले, यही 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलाइवा जो कि लार जो मुंह में पाया जाता है, लार जो होता है मीठा ग्लूकोज या शर्करा कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में सहायक होता है। मनुष्य के लार सलाइवा में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लूकोज का सूत्र है
ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो यह हो जाएगा C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चा का जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा टीका लगाया? तो हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी का लगाया जाता है। बच्चों का जन्म लेने के बाद हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। टीकों में से नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, जिससे शिशु को आनुवंशिक रूप से प्राप्त हेपेटाइटिस बीमारी से बचाया जा सके। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। किसे? यकृत को। विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो होता है दूध का। दूध का। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है नरम लोहे का। नरम लोहे का। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? ऐसा होता है कि लगातार बोलते बोलते मुंह भी दर्द करना लगता है। कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। ये सब गोल, पीपल, बबूल, ये सब तो देखने के लिए मिल जाता है, कहाँ लुप्त प्राय औषधि है? दिया गया है, दिए गए विकल्पों में कोई पादप लुप्त प्राय औषधि के रूप में नहीं जाना जाता है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो हो जाएगा ऊर्जा का नियम। ऊर्जा का नियम। ऊर्जा का नियम क्या कहता है? ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, ना ही ह्रास होता है। वह एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है? स्थानांतरित होता है। वर्षा के बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है? तो पता ही, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव है जो कोई किसी भी चीज़ को छोटा करने का प्रयास करता है। किसी भी चीज़ को छोटा करने का प्रयास कौन करता है? तो पृष्ठ तनाव। देखिए, कम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करता है जिससे वे गोलाकार रूप ग्रहण कर लेती है। निम्न में से कौन सा तत्व है? इसमें से तत्व कौन सा है? तो हीरा क्या है? तत्व है। हीरा तत्व है। हीरा को प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। कहा जाता है कि हीरा को अगर अंधेरे में रखा जाए तो चमकने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भी डायमंड का रिंग है, लेकिन वो नहीं चमकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उसे अंधेरे में रखने पे वो चमके ही, उस पर थोड़ा सा अगर लाइट पड़े तभी वो चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे वो नहीं चमकता है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? विद्युत सेल। क्या कहलाती है? विद्युत सेल। विद्युत सेल कहलाती है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वही विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा, मैं क्या बोल रही हूँ, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वही विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो बढ़ेगा। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ता है। P समानुपाती 1/P या आयतन समानुपाती 1/, दाब देख लीजिएगा आप लोग। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, जिसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो यह एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। दोबारा से फिर लोहा नहीं प्राप्त हो सकता है। रासायनिक, किसी भी चीज़ का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती का पिघल जाना यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ता है। भार उसका बढ़ जाता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन का जो रासायनिक सूत्र है CnH2n+2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? गेहूं जो है जड़ें नहीं खाई जाती, जबकि गाजर, टेपियोका, मूली ये सब जड़ें हैं। जड़ को आप लोग सिंपल से पहचान कर सकते हैं, जिसका कोना निकला हुआ हो। जिसका कोना निकला हो, जैसे कि देखते होंगे मूली में कोना निकला हुआ होता है, गाजर में कोना निकला हुआ रहता है, वह सब जड़ का एग्जाम्पल होगा। वही तना की बात की जाए तो यह नोड या एंटी नोड में पाए जाते हैं। इसमें नोड और एंटी नोड पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल आ जाता है आलू आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? जिमीकंद, सूरन जिसे कहते हैं। आम भाषा में उसे ओल कहते हैं, लेकिन दिल्ली में उसे सूरन बोला जाता है या फिर जिमीकंद बोला जाता है। यह सब किसका उदाहरण हो जाएगा? तना का उदाहरण होगा। मानव की पसलियाँ, हल्दी भी किसका उदाहरण है? तो तना का ही है। अदरक मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है, तो मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है अस्टर्नम। मानव में कुल 24 पसलियाँ पाई जाती है, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। यह अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है,
यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई होगी। चालकता की इकाई क्या होगी यह बताना है। ऑप्शन को देख लीजिए, इसका राइट आंसर दिया गया है चालकता की जो इकाई होगी यह ओम होगी। ओम प्रति क्या दिया गया, ओम होगी। चालकता बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। चालकता बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। चालकता बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, वही चालकता के घटने से प्रतिरोध बढ़ता है। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। यहाँ पे दिया गया यदि किसी वस्तु को बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो इस विस्थापन को कार्य कहा जाता है। अतः कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन कृत कार्य का मान अधिकतम तब होती है जब बल और विस्थापन के मध्य 0 अंश का कोण होता है। लेकिन जब बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है तो कार्य का मान न्यूनतम होता है। अतः दिए गए विकल्प में कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से उठाया जाएगा। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है होम पेज। क्या कहलाता है होम पेज। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होगा, यह निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसे देख लीजिएगा, आगे बढ़ लेती हूँ मैं। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, यह है पारा है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्लीज़ कि आप लोग को ये जो डिस्कशन मैं करवाती हूँ वो करवाना सही है या फिर गलत है। अगर आप लोग मना कर देंगे तो मैं डिस्कशन नहीं करवाऊंगी। किसी को लगता है कि टाइम वेस्ट होता है इसलिए आप लोग कमेंट करेंगे। पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक पारा होता है। पारद मिश्रण पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण होता है। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर प्रभाव पड़ता है, यह हो जाएगा बढ़ता है। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिएगा। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। इसके लिए उत्तरदायी क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है √5 क्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। मैथ का प्रश्न है, देखने का प्रयास करिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो यह व्यास होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, माध्य दिया गया है। इसी तरह से आगे का जो तैयारी है अपना किया करिएगा बिहार पुलिस का। जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, मैं तो बिहार पुलिस का तैयारी नहीं करती हूँ, आप लोग जो करते होंगे अपना उस पर गौर किया करिएगा। 96 क्वेश्चन देख लिए होंगे। 97 मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखा देती हूँ, लेवल क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए घटना चक्र को देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। डिस्कशन चाहिए या ना चाहिए उसके लिए भी कमेंट करेंगे। अगर यह सही लगा है तो इसे लाइक कर लेंगे। अगर आपकी इच्छा हो, अगर यह ज़रूरी लगता है हमारा चैनल, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।